और स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब हम अपनी विशेष चर्चा को लेकर आते हैं। हमारी विशेष चर्चा आज दो खास विषयों पर होगी। एक है बीजेपी ने जो लोकसभा चुनावों के लिए 195 टिकटों का वितरण किया, और उसके साथ ही साथ आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी की सरकार को घेरा है, तू मैं और करप्शन पर पीएम की खरी खरी, ये आज का हमारा विशेष का विषय है। तू मैं और करप्शन, प्रधानमंत्री ने टीएमसी का नया नाम दिया, तू मैं और करप्शन। और इस पर प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे बात की और उनको कहा कि किस तरह से करप्शन में आकंठ डूबी है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, परिवारवाद में आकंठ डूबी है और अत्याचार कर रही है ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रकाश चंडालिया जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, संपादक हैं राष्ट्रीय महानगर के। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रकाश जी, अगर आपके पास आए, आज पश्चिम बंगाल का दिन जो है सियासी लिहाज से बहुत गर्म रहा और प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया पश्चिम बंगाल की सरकार को, ममता बनर्जी को, कहा कि इस स्कीम को स्कैम में कैसे बदला जाता है ये कोई टीएमसी से सीखे, और टीएमसी का नया नामकरण भी दिया। और शाम होते होते बीजेपी की लिस्ट भी आ गई। तो किस तरह से आकलन करेंगे इस बीजेपी की लिस्ट का, 20 प्रत्याशियों की इस लिस्ट का? देखिए, मोदी जी की बंगाल की यात्रा की अगर बात करें तो इस मामले में बंगाल के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहा जी। उन्होंने आज 15,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री कल भी बंगाल में थे, कल भी लगभग 7,000 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया। और अगले 6 तारीख को भी माननीय प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल आ रहे हैं और यहाँ पर संभवतः जो गंगा के नीचे से मेट्रो रेल जा रही है उसका शुभारंभ भी शायद उस समय वो होगा। इतनी लंबी योजनाएं, ये मोदी सरकार की गारंटी जो पूरे देश में इसका जलवा दिखाई पड़ रहा है। निखिल जी, 34 वर्षों के वामपंथी शासन में भी एक गारंटी थी, और वो गारंटी थी यूनियन की, जहां पर हर प्रकार के विकास के कार्यक्रमों को रोका जाता था, योजनाओं को बाधा दी जाती थी। और आज भी ये गारंटी चल रही है, और वो गारंटी है करप्शन की। हमारे जो राज्य सरकार है उसकी करप्शन की गारंटी है। और पिछले 13 सालों के कार्यकाल में देख लिया गया है कि कितने मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, कितने इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हुए। और तो और अभी कल की अगर बात करें, आज माननीय प्रधानमंत्री ने जिस करप्शन का उदाहरण दिया, तू मैं और करप्शन, ये तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री चूंकि विपक्षी पार्टी से आते हैं, सत्तारूढ़ तृणमूल उनकी विपक्षी पार्टी है, इसलिए वो इसे करप्शन का तमगा दे रहे हैं। मैं कल की बात कर रहा हूं जहां सत्तारूढ़ पार्टी के ही मुख्य प्रवक्ता ने अपने ही पार्टी के जो लोकसभा में नेता है सुदीप बंदोपाध्याय, उन पर करप्शन का आरोप लगाया है। उनको उनके बारे में कहा है कि वो जब गिरफ्तार हुए थे घोटाले में, कोयला घोटाले में, और उन्हें उड़ीसा में रखा गया था, उनका खर्च किसने वहन किया। और अगर ये बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे प्रश्न अगर उनकी सत्तारूढ़ पार्टी के भ्रष्टाचार में उनके ही पार्टी के प्रवक्ता अगर उठा रहे हों, हालांकि उन्होंने कल अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था और आज उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राज्य सरकार के कई मंत्री करप्शन में गिरफ्तार हैं। 51-55 करोड़ की नगद राशि उनके घरों से बरामद होती है, शिक्षा मंत्री के यहां से, खाद्य मंत्री गिरफ्तार हैं, और भी बहुत प्रकार से अगर देते तो करप्शन की गारंटी इस बंगाल की सरकार को है। जहां एक नया उजाला प्रधानमंत्री की योजनाओं से, उनकी घोषणाओं से बंगाल की जनता को मिला है, जहां इतनी सारी परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया है। जी, कुशासन पर तो प्रहार किया ही है। प्रकाश जी, मैं ये कह रहा था कि विकास की तमाम योजनाएं आपने जैसा कि बताया कि उन्होंने दिया, कल 7,000 करोड़ की, आज 15,000 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। ये जानना चाहेंगे, ये जो 20 टिकटें दी हैं, इसका आकलन किस तरह से करेंगे आप? देखिए, अभी बंगाल में वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है, पिछले विधानसभा चुनाव जब हुए थे उस समय सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी को 2,72,00,000 वोट मिले थे और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को 2,20,00,000, मात्र 50 लाख के वोट के आसपास का जो है वो अंतर था। यहाँ का जो समीकरण है, सत्तारूढ़ पार्टी चाहे पहले वामपंथी पार्टियां थी, तो लगभग 30% यहाँ जो माइनॉरिटी वोट्स है वो उसके पास चले जाते थे, जो बाद में सत्तारूढ़ तृणमूल ने ले लिया, जो तृणमूल की तरफ एक तरफा आने लग गए। बंगाल में वामपंथी जो लेफ्ट पार्टी है आज वो 0 पर है, कांग्रेस भी लगभग 0 पर है, विधानसभा में दोनों का प्रतिनिधि नहीं है। और अभी संदेश खाली की जो घटना हुई है उसके बाद तो सामान्य तौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके नजर में भी बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका ग्राफ गिरा है।
ऐसे में ये लड़ाई देखने लायक बहुत जबरदस्त होने वाली है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी। इस बार अमित शाह जी ने 35 सीटों का टारगेट दिया और कल तो आरामबाग की जनसभा में मोदी जी ने सीधे 42 सीटों की बात कर ली। यहां संगठन पहले बहुत कमजोर रहा है, लेकिन देखिए बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के बारे में अक्सर ये बात कही जाती थी कि यहां पर एक मजबूत चेहरा नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा निखिल जी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के जो चुनाव हुए और उन चुनावों में जिस प्रकार से बैक बेंच वाले लोगों को उठा करके भी एक मुख्यमंत्री बना दिया गया। राजस्थान में भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक बने और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। तो इस प्रकार से अगर यहां पर किसी भी व्यक्ति को अगर आगे लाया जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं आश्चर्य की बात नहीं होगी। और ये बंगाल की जनता पर भी इस बार के लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी के प्रति भरोसा बढ़ा है, उनके प्रति गारंटी बढ़ी है। आरामबाग की जनसभा में भी कल दिखा और आज कृष्णानगर में भी जो जनसभा हुई, मैदान छोटा पड़ गया। लोगों की इतनी विशाल भीड़ इस बात का प्रतीक है कि सत्तारूढ़ जो हमारे बंगाल की जो सरकार है इसके प्रति लोगों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं गिरता नजर आ रहा है। जी 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 निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी नजर आ रहा है। विजय जी, शाम से ये बात हो रही थी, पहले आया कि 50 प्रत्याशियों की सूची शायद बीजेपी जारी करेगी, वो 100 तक पहुंची और जब जारी हुई तो तकरीबन 200, 195। किस तरह से बीजेपी की तैयारियों के मद्देनजर आप इसको देखते हैं और साथ ही साथ कैसे आकलन करेंगे इस पहली लिस्ट का बीजेपी की? निखिल जी, इसको इसी से समझ लेना चाहिए कि 195 उम्मीदवार, मतलब यदि पिछली बार का उनका फिगर देखे 303 का या प्रधानमंत्री जी का 400 का जो आज का नारा है, 50% सीट्स का जो है नाम लिस्ट जो है जारी कर देना, ये अपने आप में किसी भी पार्टी के कॉन्फिडेंस को बताता है जी। और जो कहा जाता है कि पहली जो शुरुआत हो गई उसी से जीत का आधा हिस्सा काम पूरा हो जाता है। तो वो एक बड़ा काम हुआ, 195 सीटों पर किया गया। और प्रधानमंत्री जी, यदि आपको याद हो, 29 फरवरी को जब सीईसी की बैठक हुई थी बीजेपी की, तो रात को 3:30 बजे तक यानी एक एक सीट पर जो है फिर से बड़ा गंभीर मंथन करके उम्मीदवारों को दिया गया। इस लिस्ट में जो युवा है, 47 युवा है, करीब करीब 25% है, 28 महिलाएं हैं, ओबीसी और भी वहां पर करीब करीब जो है 57 ओबीसी है, 27 एसटी और एसटी 18 है। तो इससे लगता है कि सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि जैसे दिल्ली में 4 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं, कुछ मंत्रियों को बदला गया है, कुछ राज्यसभा के लोगों को, जैसे भूपेंद्र यादव साहब को राज्यसभा से अब यहाँ लेकर आए हैं, मनसुख मांडविया को टिकट दिया गया है। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का संदेश साफ है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ना लाइक कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। और विनेबिलिटी फैक्टर है, हर एक आदमी छोटा हो, कुछ एमएलए को भी टिकट दिया गया है, यानी यहाँ पर जिम्मेदारियां बदलने के लिए भी सबको तैयार रहना चाहिए। और हर एक को ये नहीं मानना चाहिए कि वो मंत्री है तब उसकी सीट पक्की हो गई है या एमपी है, क्योंकि दिल्ली में 4 एमपी बदल दिए गए हैं। 5 सीटों में से केवल मनोज तिवारी साहब को रखा गया और जो 2 और सीटें हैं उस पर भी मुझे लगता है बदल दिया जाएगा, हंसराज हंस की और गौतम गंभीर की। तो 7 में से 6 एमपी बदल देना ये भी एक बड़ा खतरा मोल लेना जैसा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है, विदिशा में जो है शिवराज जी को जब लेकर आए हैं तो वो ये भी बताता है कि आप ये मत समझिए कि आपको एक बार मौका नहीं मिला तो आप जिंदगी में कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उस समय बहुत चर्चा हुई, मध्य प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो बड़ी जिम्मेदारी फिर से दी गई है। तो विदिशा से चुनाव लड़ रहे हो सकता है फिर से केंद्र सरकार में आके वो मंत्री बन जाए। विदिशा तो उनके लिए एक तरह से पॉलिटिकली फुल सर्किल हो गया है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे 2005 में तो विदिशा से एमपी थे, और अब जब मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई तो उसके बाद से फिर से वो वहां पर एमपी बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो तमाम चीजों पर बड़ा ध्यान रखकर प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं बदले गए, इसका मतलब है कि जो लोग काम कर रहे हैं, विनेबिलिटी फैक्टर की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं। प्रधानमंत्री बार बार कहते थे, जो पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है पार्लियामेंट्री पार्टी की, उसमें भी कहते थे कि एमपी को अपने इलाकों में जाकर काम के बारे में जानकारी दी। जी 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 कुछ अगर यूपी की बात करें, जैसे आपने यूपी का जिक्र किया, संक्षेप में जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश चूंकि सबकी निगाहों में रहता है। उत्तर प्रदेश में रितेश पांडे को लेकर के आए, दूसरी पार्टियों से भी लेकर के आए, रायबरेली पर अभी मंथन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि अभी जो शहमात का खेल है तो अभी गुणा गणित बैठाया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि विनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सोच लीजिए, पीलीभीत और सुलतानपुर का भी नाम अनाउंस नहीं हुआ है, बरेली का नाम अनाउंस यहाँ पर कैसरगंज का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, कैसरगंज का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। लखनऊ में तो खैर राजनाथ सिंह जी का नाम होना ही था, वाराणसी में होना था, गोरखपुर से
हो गया है, तो वो एक एक सीट पर, ये केवल इसी तरह से नहीं है। और उसमें क्या हुआ है, मैं जितना जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, उसमें कई लेवल पर ये काम होता है स्टडी का। एमपी के लेवल पर हो रहा है, उनके काम को लेकर हो रहा है, पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस को लेकर हो रहा है, आरएसएस से क्या उनका फीडबैक आ रहा है और जनता से क्या फीडबैक आ रहा है, जो स्टडी उन्होंने की है, उन सबको मिलाकर फैसला किया जाता है। और वहां पर कोई परिवारवाद को लेकर नहीं है कि ये नाम पक्का हो गया। निखिल जी परिवार से आते हैं तो गारंटी नहीं कि उनको टिकट मिलेगा ही। तो ये भारतीय जनता पार्टी में विनेबिलिटी और क्या इमेज है। जैसे भोपाल में साध्वी प्रज्ञा का टिकट नहीं मिला है, इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो उन्हें माफ नहीं करेंगे किसी एक विवाद को लेकर। रमेश विदुड़ी जी का भी टिकट यहाँ पर कट गया है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखकर ये टिकट लिए गए। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री जी ने 370 का और 400 का जो फिगर दिया है उसको करीब पहुंचने के लिए ये एक मजबूत लिस्ट है। जी, निश्चित तौर पर मजबूत लिस्ट है। सभी सारे समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई, संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया विजय त्रिवेदी जी और प्रकाश चंडालिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद